इसमें एक अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इनफैक्ट दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 9, ठीक है। दो अनुच्छेद जो है इसमें महत्वपूर्ण है, एक अनुच्छेद 11 और दूसरा अनुच्छेद 9, आर्टिकल 11 एंड आर्टिकल 9। और इसमें जो आपको रिवाइज करना है वो है आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये आपको इतना रिवीजन में ध्यान रखना है। जैसे देखें, अनुच्छेद 11 की अगर बात करें अपन, तो अनुच्छेद 11 क्या है? सबसे खास बात, संसद की शक्ति है ये, है ना। किस चीज में संसद की शक्ति है? कानून बनाने की, है ना। अच्छा, एक बार घुमा देने से डिलीट हो जाएगा। अपन को यार वही आदत लगा है ना, पेन पेंसिल वाला, रगड़ते रहो जब तक ना मिट जाए। तो संसद को क्या है आपका, इसके अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति थी। मतलब संसद को यह पावर था कि संसद नागरिकता का विनियमन करने के लिए कानून बना सकती है। चूंकि संसद को पावर है कि संसद नागरिकता देने के लिए कानून बना सकती है, इसलिए याद रखेंगे कि नागरिकता जो है आपका कौन प्रदान करता है, प्रश्न पूछे तो याद रखेंगे संसद प्रदान करती है, ठीक है ना। नागरिकता, सॉरी, प्रदान करता नहीं, नागरिकता का नियमन कौन करता है, निर्धारण कौन करता है, तो संसद करती है। मेरी बात समझ रहे ना। नागरिकता का निर्धारण कौन करेगा? आपका संसद, पार्लियामेंट, ठीक। भाई कानून बनाना मतलब यह तय करना कि किसको नागरिकता देना है, किसको नहीं देना है, कैसे देना है, कैसे नहीं देना है, तो यह तय करना ही निर्धारण करना कहलाता है। तो याद रखेंगे संसद जो है आपका वो नागरिकता का निर्धारण करती है, जबकि नागरिकता को प्रदान करने का काम जो है आपका केंद्र सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। नागरिकता प्रदान करने का काम जो है आपका केंद्र सरकार का है। और यहीं से याद रखेंगे कि अगर नागरिकता में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो वो भी केंद्र सरकार ही दूर करती है। भाई जो नागरिकता बांटेगा, है ना, उससे अगर कोई समस्या होगी तो वही नागरिकता में उपजे विवाद का निपटारा भी करेगा। समझ में आई मेरी बात? सिटीजनशिप, नागरिकता, तो सबसे पहले नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2 में है, आर्टिकल 5 to 11 है। इसमें हमको पढ़ना केवल दो ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल 11 और एक आर्टिकल 9। आर्टिकल 11 क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट है फॉर मेकिंग लेजिस्लेशन ऑन द सिटीजनशिप। नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। जो कानून बनाएगा वो तय करेगा कि नागरिकता किसको देना है, कैसे देना है। यानी नागरिकता का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप जो है वो संसद करती है, ठीक। बट द सिटीजनशिप कन्फर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, सिटीजनशिप प्रदान कौन करती है? आपका केंद्र सरकार करती है। और अगर कोई विवाद हो जाए तो निपटारा भी केंद्र सरकार ही करेगी। क्लियर हुआ? आया समझ में? चूंकि संसद को यह शक्ति प्राप्त थी तो याद रखें इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने एक कानून बनाया जिसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 कहते हैं। याद रखें संसद को यह शक्ति प्राप्त थी कि संसद नागरिकता के संदर्भ में कानून बना सकती है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग 1955 में किया और 1955 में संसद ने कानून बनाया जिसका नाम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955। और याद रखें इसी भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता प्रदान की जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि नागरिकता किस अधिनियम के अंतर्गत दी जाती है, तो इसी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही नागरिकता दी जाती है। समझ आई मेरी बात? यहां से बेटा फोकस करने वाली बात पूछ चुका है पीएससी 2013 में, नागरिकता पर अगर विवाद हो जाए तो निपटारा कौन करता है? केंद्र सरकार करेगी। नागरिकता देगा कौन? केंद्र सरकार। नागरिकता तय कौन करती है? तय करना, निर्धारण करना, विनियमन करना, किसी भी प्रकार का ये वर्ड अगर ऐसा होगा तो वो संसद होगी। याद रखें केवल प्रदान करना, है ना, प्रदान करना, कन्फर अंग्रेजी में अगर ऐसा शब्द होगा तो उसमें केंद्र सरकार आपको लेना है। विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय ही अंतिम होता है।
खासतौर पर केंद्र सरकार की तरफ से नागरिकता जो है 2 मंत्रालय जो है वो देते हैं। एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, और एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से 2 मंत्रालय जो है नागरिकता देंगे, और ये जो दोनों मंत्रालय नागरिकता देंगे वो इसी अधिनियम के अंतर्गत देते हैं, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955। समझ में आ रहा है? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के तहत नागरिकता दिया जाता है। ठीक, यहां पर ये जो शब्द मैंने प्रयोग किया है कि नागरिकता में जो संशोधन हुआ है, हमको पढ़ना है नागरिकता संशोधन अधिनियम। इन शॉर्ट इसको हमको पढ़ना है सिटीजनशिप CAA 2020, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020। 2019 का है, लागू 2020 में हुआ है। ठीक है ना, 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। अगर आपको लिखने में दिक्कत जा रहा है तो इसको अपन उसी तरीके से याद कर सकते हैं, 2019 ही रख लो आप। ठीक है ना, CAA 2019 है, लागू 2020 से हुआ है। ठीक है ना, तो जब हम बात करें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की, तो ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसका मतलब क्या है? ठीक, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपका संसद ने कानून बनाया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें होने वाला संशोधन, इसमें जो संशोधन होगा इस मूल कानून में, ये जो ओरिजिनल कानून है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का, इसमें संशोधन के लिए जो कानून लाया जाता है वो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहलाता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो मिटा दे रहा हूं मैं। देखें, अब इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं आपका जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है आपका, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1958, समझ में आ रहा है ना? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये देश के व्यक्तियों को या किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता 5 तरीकों से प्रदान करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? भारत की नागरिकता 5 तरीकों से प्रदान की गई है। एक नागरिकता है आपका जन्म से, ठीक है। दूसरी नागरिकता है आपका वंशक्रम से, डिसेंट या रक्त संबंध। तीसरा है आपका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन। चौथा है आपका देशीकरण, ठीक है ना, देशीकरण। इसी को याद रखेंगे, देशीकरण को ही प्राकृतिक नागरिकता भी कहा जाता है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। और पांचवा तरीका है आपका भूमि अधिग्रहण, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वो 5 तरीकों से नागरिकता प्रदान करता है। प्रश्न पूछता है कि नागरिकता कितने तरीकों से प्रदान की जाती है, तो 5 तरीकों से, ठीक है ना, 5 तरीकों से प्रदान की जाती है। और ये 5 तरीके कौन कौन से हैं? जन्म से, वंशक्रम, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अधिग्रहण। समझ में आ रहा है बेटा? एक बात ध्यान समझिएगा, ये जो कानून बना था हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें 5 चैप्टर्स थे, मतलब 5 चैप्टर्स हैं उसमें, ठीक है ना, 5 चैप्टर्स हैं। इसके साथ साथ 19 धाराएं भी हैं इस अधिनियम में। अब ले रहा हूं, क्या दिक्कत है? अच्छा, एक मिनट। ये जो कानून है भारतीय नागरिकता अधिनियम, जिसके तहत नागरिकता दी जा रही है, इसमें 5 चैप्टर है, 19 सेक्शंस है और 4 स्केड्यूल्स हैं, 4 अनुसूचियां जो है। मेरी बात समझ पा रहे हो? सब चीज को एक साथ दिमाग में लेकर चलना बेटा। ये जो 5 चैप्टर्स है ना, ये 5 चैप्टर्स, इस 5 चैप्टर्स में से क्या हो गया,
इसको नीचे कर दो, कहाँ हो रहा है? ओहो, लो कहाँ लिखूं, ऐसे लिखता हूं। ये जो 5 चैप्टर्स है ना, इसमें से 2 ही चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कौन कौन से चैप्टर बताओ? चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 2 जो है आपका 3 to 7 है, सेक्शन 3 to 7, और चैप्टर 4 जो है आपका ये 8 to 10 है, 8, 9, 10। चैप्टर 2 में बताया गया है कि नागरिकता कितने तरीकों से दी जाएगी, नागरिकता का प्रदान करना चैप्टर 2 बताता है, और चैप्टर 4 बताता है कि नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? संसद को पावर था कि वो कानून बनाए, और उसने क्या किया, आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना लिया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 चैप्टर हैं, 19 सेक्शंस हैं और 4 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है? इस 5 चैप्टर में से केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है दूसरा और चौथा। दूसरा चैप्टर यह बताता है कि नागरिकता कितने तरीकों से दी जाएगी, और यह है सेक्शन 3 to 7। और जो चौथा चैप्टर है वो ये बताता है कि नागरिकता कितने तरीके से समाप्त हो जाएगी, और ये है फ्रॉम सेक्शन 8 to 10। बीच में जो चैप्टर 3 है 7A, 7B, 7D तक है ना? अगर आपको नंबर में एक ही जैसा लग रहा होगा कि भाई 3 से 7 के बाद 8, 9, 10 चौथे में कहां चला गया, तीसरा चैप्टर कहां गया, तो उसके लिए अब आप एक चीज ध्यान दो। चैप्टर 2 सेक्शन 3 to 7 ये बताता है कि नागरिकता कितने तरीकों से प्रदान की जाएगी, ठीक है? तो याद रखें, ये बताता है चैप्टर 2 की 5 तरीकों से दी जाएगी। पहला जन्म से, सेक्शन 3। दूसरा वंशक्रम से, सेक्शन 4। चौथा मतलब तीसरा पंजीकरण से, सेक्शन 5। चौथा देशीकरण से, सेक्शन 6। समझ रहे हैं? ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये देशीकरण जो है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? देशीकरण बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा चेंजेस इसी में हुआ है। तो याद रखेंगे, सेक्शन 3 जन्म से, सेक्शन 4 वंशक्रम, सेक्शन 5 पंजीकरण, सेक्शन 6 देशीकरण या प्राकृतिक आधार पर नागरिकता है, और सेक्शन 7 जो है आपका भूमि अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा, पहली बात तो जन्म से किसे भारत की नागरिकता दी जाएगी? पहली बात, जो भारत में जन्मा हो, और सीधा देखें 3 दिसंबर 2004 के बाद से ऐसे व्यक्ति जो भारत में जन्मे हो और जन्म के समय अब उनके माता और पिता दोनों का भारतीय होना जरूरी है। तो ऐसे बच्चे जो भारत में जन्म लेंगे और उनके जन्म के समय माँ बाप दोनों भारतीय हैं, वो बच्चे ही क्या होंगे? भारत के नागरिक जन्म से कहलाएंगे। जैसे आप हम क्या है, भारत में जन्म लिए, और हमारे माँ बाप भी कैसे हैं? भारतीय हैं, इसलिए हम सब जन्म से भारत के नागरिक हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? वंशक्रम, वंशक्रम या रक्त संबंध अपन बोलते हैं, है ना? वंशक्रम या रक्त संबंध। तो आप एक चीज ध्यान दें कि वंशक्रम या रक्त संबंध से कौन होगा? तो नंबर 1, जो भारत में जन्मा ना हो, ऐसे लोग जो भारत में जन्म ना ले, जो जन्म भारत में ले वो जन्म से भारत का नागरिक है। लेकिन जो भारत में जन्मा ही ना हो, भारत में पैदा नहीं हुआ, विदेशों में पैदा हुआ, उसे भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है अगर उसके जन्म के समय उसके माता और पिता दोनों भारतीय हो। अब पहले अलग अलग था, अब आपको लास्ट वाला पॉइंट को बस समझना है, ठीक है ना? कुछ नहीं समझ में आया? तो जन्म से नागरिकता किसको मिलेगी? जो भारत में जन्म ले, माता पिता भारतीय हो। याद रखें, ये वाली व्यवस्था माता पिता का दोनों भारतीय होना, ये जो व्यवस्था है ये 3 दिसंबर 2004 को की गई है। उसके पहले शुरुआत में केवल पिता के आधार पर नागरिकता मिलती थी। अगर बच्चा भारत में पैदा हुआ और भारत में उस बच्चे का पिता भी भारत का नागरिक था, तो बच्चे को नागरिकता मिल जाती थी। 1986 में पिता की जगह पर माता या पिता की दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब की व्यवस्था क्या है कि दोनों का भारतीय होना जरूरी है। मेरी बात समझ में आई? और वंशक्रम क्या है? वंशक्रम या इसी को रक्त संबंध भी बोलते हैं ना। वंशक्रम या इसी क्या बोलेंगे अपन? रक्त संबंध बोलेंगे। तो अगर बच्चा भारत में पैदा नहीं हुआ है तो उसे ब्लड रिलेशन के आधार पर भारत की नागरिकता दे देंगे।
ब्लड रिलेशन के आधार पर कहने का मतलब क्या है आपका? वंशक्रम। मतलब बच्चा भारत में नहीं पैदा हुआ है, लेकिन चूंकि उसके माँ बाप भारतीय, इसलिए उसको भारत की नागरिकता दी जा रही। एक बात याद रखें, वंशक्रम में कहता है कि माता पिता दोनों का भारतीय होना जरूरी है, लेकिन एक फोकस आपको यह रखना है कि यदि मान लें कि दोनों भारतीय नहीं है, माता भारतीय या पिता भारतीय है, ठीक है, कोई एक भारतीय है, दूसरा जो पार्ट है, जो काउंटर पार्ट है, वो भारतीय नहीं है, तो फिर वहां पर क्या होगा? तो दूसरा जो होगा, दूसरा वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तो बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब यह है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो जन्म से भारत का नागरिक होगा। शर्त यह है कि माता पिता दोनों का भारतीय होना जरूरी है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर माता पिता में से कोई एक ही भारतीय, दूसरा भारतीय नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो दूसरा है, चाहे मां हो या पिता हो, वो अवैध प्रवासी, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें भी आएगा, ठीक है ना? वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। समझ गए भाई? आप देखो ना, जन्म तो भारत में लिया है ना, ये जन्म है ना, समझ आई बात? जन्म वाले में बता रहा हूं भाई कि जो भारत में जन्म ले और माँ बाप दोनों भारतीय हो, भारत का नागरिक। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर एक भारतीय हो दूसरा भारतीय हो तो क्या नागरिकता नहीं देंगे? देंगे, लेकिन दूसरे को अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी किसको कहते हैं? जो गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आए हो, बिना वीजा लिए अगर कोई घुस आया तो वो अवैध प्रवासी कहलाएगा, ठीक है ना? वैसा नहीं होना चाहिए, नागरिकता मिल जाएगी। याद रखिए, जन्म से अगर नागरिकता हमको हासिल करना है तो हमको कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वी नीड नो नीड टू अप्लाई, किसी प्रकार की आवेदन करने की हमको जरूरत नहीं। लेकिन अगर वंशक्रम से नागरिकता चाहिए तो बच्चा भारत में पैदा नहीं हुआ है, भारत के बाहर पैदा हुआ है, तो याद रखिए अगर वंशक्रम से नागरिकता चाहिए तो खास बात यह है कि आवेदन करना होगा, ठीक है ना? आवेदन करना पड़ेगा। वंशक्रम से नागरिकता चाहिए तो आवेदन करना पड़ेगा। और आवेदन कहां किया जाएगा? जिस देश में बच्चा पैदा हुआ है उस देश में भारतीय दूतावास में जाकर के आवेदन करना होगा, ठीक है? और ऐसा आवेदन बच्चे के पैदा होने के 1 वर्ष के भीतर करना पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ में? इतना घुमाओ तो इतना ही जाता है। अरे बड़ा दर्द है यार, वही बोर्ड में पढ़ा दिया तो फटाफट हो जाता, मालूम? स्पीड स्लो हो गया मेरा। अरे तो तुम लोग के साथ वो दिन वाला करने का नहीं है ना, वो तो नए लोगों के साथ आराम से करते रहते, नहीं मिटता तो पिक्चर देख लेते एक है। लेकिन अभी तुम लोग के साथ नहीं, तुम लोग के साथ तो वो चलना चाहिए भाई। अब देखो, बताओ मेरा राइटिंग कितना अच्छा रहता है, बताओ? उसमें ज्यादा अच्छा रहता है ना, इसमें तो और खचड़ पचड़ हो जा रहा है। वो सब घूम ही जा रहा है उसी में, जलेबी टाइप। हाँ जी, कोई कुछ बोले मत बोला करो भाई। सब अच्छा दिख रहा है, मार खाएगी अभी। इधर देखो, सुनो ना, मैं ज्यादा ना आवाज का उपयोग करूंगा क्योंकि राइटिंग मेरी वैसे भी तुम लोग को समझ में नहीं आती, और इसमें लिखूंगा मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज तो क्लियर जा रही है ना? थोड़ा थोड़ा ना आपको साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है कि माँ कसम क्या लिख रहे हैं सर, ठीक है? ऐसा इकोनॉमिक्स का डेटा लिखूंगा मैं, ये भी लिखूंगा, टेंशन नहीं लो। ये कब मैं टच करूंगा मालूम? मिटाने के लिए टच करूंगा, ऐसे ऐसे, क्लियर, कैंसल। बहुत तकलीफ है जीवन में यार, आया समझ में? तो वंशक्रम से किसको नागरिकता देंगे? जो भारत में जन्म नहीं लिया हो, पहली बात, जिसके माता पिता दोनों भारतीय हो। आवेदन कैसे मिलेगा? आवेदन करने के लिए पहले जिस देश में बच्चा हुआ उस देश में आवेदन करना पड़ेगा, दूतावास में जाकर के आवेदन करना पड़ेगा, 1 साल के भीतर आवेदन करना पड़ेगा। और 1 साल के भीतर अगर आवेदन नहीं कर पाए, मान लो बच्चे को खिलाते में ही टाइम निकल गया और माँ बाप भूल गए, है ना, ले 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 करते ही निकल गया समय, तो फिर ऐसी परिस्थिति में
आवेदन जो होगा फिर सीधा प्रधानमंत्री के पास जाएगा। 1 वर्ष बीतने के बाद अगर आवेदन किया जाता है तो निर्णय लेने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास में है कि वो आवेदन दे, मतलब नागरिकता दे या नहीं दे। नहीं आया समझ में? ठीक, तो ये आपका वंशक्रम है। और अगर वंशक्रम से किसी को नागरिकता दी जाती है तो बच्चा तो दूसरे देश में पैदा हुआ था, मान लो उस देश का उसके पास पासपोर्ट है, तो उसको वो पासपोर्ट जो है जमा करना पड़ेगा, उस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी अगर उस देश की नागरिकता मिल गई है। अगर नहीं छोड़ता और उसको भारत की नागरिकता मिल गई है तो 6 माह के बाद उसके भारत की नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। समझ गया ना? ये वंशक्रम है। वंशक्रम के बाद, ठीक है, वंशक्रम के बाद आपका हाँ से ना मैं श्राप दे दूंगा, तुम लोग बता दे रहे हो। हाँ हंस रही है, इधर देखो। पंजीकरण, प्यारे बच्चों, रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, नाम तो सुने ही होंगे। पंजीकरण के तहत ना विदेशियों को भारत की नागरिकता देंगे, विदेशियों को। और कैसे विदेशियों को? जिनका भारत के साथ कोई ना कोई संबंध हो। ठीक है, और कोई ना कोई संबंध हो का मतलब क्या? कैसा संबंध हो? कैसा संबंध होना चाहिए? देखो, अच्छे संबंध होने चाहिए। पहला, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक, ठीक है ना, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक हो, फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या दूसरा, ऐसा विदेशी जो भारतीय मूल की महिला या पुरुष से क्या करे? विवाह करे, है ना। ऐसा विदेशी जो भारतीय मूल की महिला या पुरुष से विवाह करे तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किससे? पंजीकरण। देखो, विदेशियों को नागरिकता देने के लिए पंजीकरण है, देशीकरण है, भूमि अधिग्रहण भी है। पंजीकरण से कैसे विदेशियों को नागरिकता देते हैं? जिसके भारत से कोई ना कोई संबंध हो। देशीकरण से कैसे विदेशियों को नागरिकता देंगे? जिसका भारत से कोई संबंध ना हो। और भूमि अधिग्रहण के तहत किसको नागरिकता देंगे? ऐसे विदेशियों को जिनकी जमीन जो है वो भारत अपने कब्जे में ले ले। मेरी बात समझ है? भूमि अधिग्रहण। तो पंजीकरण हम देख रहे हैं, ऐसे विदेशियों को देंगे, ठीक है, ऐसे विदेशियों को जिनका भारत से कोई ना कोई संबंध हो। कौन सा संबंध हो? नंबर 1, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक, वैवाहिक संबंध ससुर है। भारतीय मूल का विदेशी नागरिक हो, या ऐसा विदेशी हो जो भारतीय मूल की महिला या पुरुष से विवाह करे, उसको हम पंजीकरण से नागरिकता दे सकते हैं। याद रखें, नागरिकता देने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के समक्ष आवेदन करेगा। शर्त यह है कि आवेदन करने के 7 वर्ष पूर्व से उसका भारत में रहना जरूरी है। ठीक है ना? 7 साल भारत में रहने के बाद ही कोई आवेदन कर सकता है। क्लियर हुआ? 7 वर्ष भारत में रहने के बाद ही आवेदन किया सकता है, और आवेदन करने के 6 माह के भीतर उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये आपका पंजीकरण है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? कौन सा कलर से लिखो? आज बहुत ऑप्शन, नीले से लिखे। समझ में आया? लिखा भले नहीं रहा है मेरे से, लेकिन हम लिखेंगे। समझ में आया? देशीकरण देखो, देशीकरण। अच्छा, देशीकरण के आधार पर दी गई नागरिकता ही प्राकृतिक नागरिकता कहलाती है, इसलिए इसको इंग्लिश में नेचुरलाइजेशन कहते हैं। देशीकरण के तहत ऐसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो भारत से जिनका संबंध ना हो। जैसे किसको दी जाती है? 1, भारत में विदेशी राजनयिक, ठीक है ना, भारत में विदेशी राजनयिक, फॉरेन डिप्लोमेट्स इन इंडिया, जितने भी विदेशी राजनयिक भारत में आते हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाती है। विदेशी राजनयिक मतलब जैसे अमेरिका का भारत में राजदूत, वो जो एम्बेसडर्स वगैरह आते हैं, उनको भारत की नागरिकता देनी है तो इसी के तहत देंगे। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकती है, याद रखें, जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से कम 1 भाषा का ज्ञान हो। मेरी बात समझ रहे हैं? देशीकरण के तहत नागरिकता किसको देंगे? राजनयिकों को। ठीक है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को जिनको अनुसूची 8 की 22 भाषाओं में से कम 1 भाषा का ज्ञान हो, 1 भाषा आनी चाहिए, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्लियर हुआ?
याद रखें, अगर देशीकरण के तहत नागरिकता चाहिए तो भी आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को करना होगा, विदेश मंत्रालय के समक्ष किया जाएगा। आवेदन करने के लिए याद रखें 11 वर्ष भारत में रहना जरूरी था। ठीक है, 11 वर्ष, 11 साल आप भारत में रहने के बाद ही आवेदन कर सकते थे। लेकिन जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया, अभी जो संशोधन हुआ 2019 में, इसके तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने की अवधि घटा करके 5 वर्ष कर दी गई है। इसको याद रखेंगे, 5 इयर्स। ये फोकस करने वाला पॉइंट। देशीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो भी नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, इसमें देशीकरण ही में ही संशोधन हुआ है पूरा, प्राकृतिक आधार पर नागरिकता। तो याद रखें कि पहले जैसे पंजीकरण में 7 साल है, कोई 7 साल रहने के बाद आवेदन कर सकता है। देशीकरण में पहले 11 साल रहने के बाद ही आवेदन किया सकता था, अब इसको घटा करके 5 साल कर दिए गए। 5 साल भारत में रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन देशीकरण के तहत की जा सकती है। आई मेरी बात समझ में? ये इतनी सारी बातें इसमें थी। और भूमि अधिग्रहण क्या है? तो याद रखें, भूमि अधिग्रहण कुछ नहीं है। अगर भारत सरकार किसी विदेशी जमीन का अधिग्रहण कर लेती है तो उस जमीन पर रहने वाले लोग स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। भूमि अधिग्रहण क्या है? मतलब इसका मतलब यह है कि अगर भारत सरकार किसी विदेशी जमीन पर कब्जा कर लेती है तो ऐसे लोगों को कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। आई मेरा समझ में? ठीक है। शरणार्थी, सबसे पहली बात तो यह है, जो नागरिकता प्रदान करने के लिए हमारा मूल कानून है। बेटा मैं जिस शब्द हूं, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं उस पर ध्यान रखना। नागरिकता को प्रदान करने के लिए जो मूल विधि है उसका नाम क्या है? तो याद रखें, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955। ठीक है, इस कानून में संशोधन जो किया जाता है, इस कानून में होने वाले संशोधन को ही हम क्या कहते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हम कह रहे हैं। ठीक है, याद रखिए जो मूल कानून है हमारा, मूल कानून, इस मूल कानून में अब तक 9 बार संशोधन हो गए। मतलब ये 9वां संशोधन था। ठीक है ना? ये जो मूल कानून है हमारा, इसमें अब तक 9 बार जो है वो संशोधन हो चुके हैं, 9 टाइम्स। याद रखें, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, ये इस मूल कानून में 9वें नंबर का संशोधन है, 9th अमेंडमेंट। ठीक है ना? 9th अमेंडमेंट। ठीक, ये जो कानून है, अमेंडमेंट कानून, इसका अगर थोड़ा सा टाइमलाइन देख लें तो ये लोकसभा से आपका 10 दिसंबर 2019, ठीक है, राज्यसभा से आपका 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। ठीक, राष्ट्रपति की अनुमति इस पर मिल गई 12 दिसंबर 2019 और ये कानून जो है आपका लागू हो गया है 10 जनवरी 2020। ठीक है, 10 जनवरी 2020। अब ऐसे मिटा लेता मैं, वो रहता तो, है ना, बहुत दर्द है। 10 जनवरी 2020 को, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात देखिए, इससे जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जो संशोधन हुए, वो कहां हुए? ठीक, एकदम पिन पॉइंट समझे। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें एक नई परिभाषा जोड़ी गई है और वो है आपका अवैध प्रवासी। ठीक है,
एक नया डेफिनेशन जो है वो जोड़ा गया है अवैध प्रवासी का, इलीगल माइग्रेंट्स का, ठीक है ना। और अवैध प्रवासी किसको कहा गया है, याद रखें कि 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है ना, इन 3 देशों से आने वाले व्यक्ति जो है, आने वाले व्यक्ति, ठीक है, जो निम्न धर्मों, कौन कौन से धर्म देखें, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और आपका पारसी, है ना। अपन जो राइमिंग में नहीं बोलते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम बस अलग करके हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इन धर्मों के लोग, क्यों, क्योंकि ये धर्म इन 3 देशों में अल्पसंख्यक है और मुस्लिम धर्म इन 3 देशों में क्या है, बहुसंख्यक है। तो इन धर्मों के लोग इन 3 देशों से अगर भारत आते हैं तो यहां पर 2 बातें आपको याद रखनी है। पहला, किस आधार पर, अगर धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर आते हैं, धार्मिक प्रताड़ना, रिलीजियस परसिक्यूशन, धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर आते हैं, और खास बात 31 दिसंबर 2014 तक या उसके पहले भारत आ जाते हैं तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। खास बात याद रखना है, 3 देश, ठीक है, आपका हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, 6 धर्म, 3 देश, 6 धर्म, तारीख 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले, और आधार धार्मिक प्रताड़ना। फोकस करना है बेटा, फोकस, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है यहां से, ठीक है ना। तो 6 धर्मों से 3 देशों से आने वाले लोग जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर 31 दिसंबर 2014 तक भारत पहुंच जाए, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाए। और याद रखें, भारत में नागरिकता देने से मना जो भारतीय नागरिकता कानून है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये केवल अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने से मना करता है। तो जब ये अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे, इसका मतलब ये वैध प्रवासी हैं, इसका मतलब अब इनको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो याद रखेंगे यहीं पर इसी चीज को कि जब ये अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे तो अब इनको नागरिकता देनी है। तो इनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, इसलिए धारा 6 क्या है बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया, देशीकरण या प्राकृतिक। तो धारा 6 में 6B1 सेक्शन जोड़ा गया, और धारा 6B1 ये कहता है कि ये जितने भी लोग भारत आएंगे इन सबको प्राकृतिक आधार या देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। दिमाग में डायरेक्ट आपके बैठना चाहिए। पहली बात, अवैध प्रवासी कौन नहीं है, जो 3 देशों 6 धर्मों से धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ जाता है। जब वो अवैध प्रवासी नहीं, इसका मतलब उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो उसको भारत की नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी, तो याद रखें, प्राकृतिक या देशीकरण के आधार पर। इसके लिए नया सेक्शन B1 जो है वो जोड़ा गया, धारा 6B1 जोड़ा गया। अब इसी में धारा 6B2 भी जोड़ा गया, और धारा 6B2 क्या कहता है, 6B1 कहता है कि प्राकृतिक आधार पर नागरिकता देंगे, 6B2 बताता है कि कब से देंगे। तो याद रखें, उन्हें भारत की नागरिकता देंगे डेट ऑफ एंट्री इन इंडिया, जिस तारीख को उन्होंने भारत में प्रवेश किया था उस तारीख से नागरिकता देंगे, 6B2। मेरी बात समझ रहे हैं। इसके बाद 6B3 ये कहता है, अब देखो 2014 तक कोई आ गया, ये कानून तो 2020 में बना, इस बीच में 15, 16, 17, 18, 19 अगर पुलिस पकड़ी होगी किसी को तो उनके ऊपर अवैध प्रवासी का केस चल रहा होगा। तो 6B3 ये कहता है कि जिस तारीख को ये कानून लागू होगा, यानी 10 जनवरी 2020 से अगर किसी के ऊपर अवैध प्रवासी का मामला चल रहा होगा तो वो खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, समझ आ रहा है। द केस विल बी एक्विटल ऑफ इलीगल माइग्रेंट,
ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। जिस तारीख से कानून लागू होगा उस तारीख से ही अवैध प्रवासी का जो मामला चल रहा होगा वो खत्म हो जाएगा। समझ आया? 6B3 और 6B4 जो है, 6B4 ये कहता है कि ये ILP और 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। मतलब ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो भारत के किन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा? तो याद रखें, भारत के ILP और 6th शेड्यूल, ILP वाला क्षेत्र जो होगा भारत का, वहां पर लागू नहीं होगा, और 6वीं अनुसूची वाला जो क्षेत्र होगा वहां पर लागू नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? बेसिकली ILP और 6th शेड्यूल क्या होता है? अंग्रेजों ने क्या किया था 1873 में, 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जारी किया अंग्रेजों ने 1873 में, और अंग्रेजों ने ये रेगुलेशन जारी करके भारत के मैदानी क्षेत्रों से नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, अंग्रेज तो चले गए लेकिन वो प्रतिबंध आज भी जारी है। ठीक है, और तब इसलिए जारी था ताकि अंग्रेज अपनी सुख सुविधाओं के लिए, और अंग्रेज किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। अब इसलिए जारी है क्योंकि जो पूरा नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स है वो सब ट्राइबल एरिया है। ठीक, और कहीं ना कहीं अगर इस क्षेत्र के लोग मैदानी भागों से अगर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनजातियों की संस्कृति जो है वो इफेक्ट होगी, इसलिए उनको अलग दर्जा या विशेष दर्जा दे करके रखा गया है। और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। ठीक है ना, एक आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगर ऐसे आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इधर से आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसा असम, मेघालय, त्रिपुरा, ऐसा इधर से 4 हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4, और इधर से असम, मेघालय, त्रिपुरा, 4 3 7 हो गए। तो इधर जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है ये ILP प्रोटेक्टेड नेशन, प्रोटेक्टेड स्टेट, और इधर जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है वो आपका 6th शेड्यूल से प्रोटेक्टेड है। मेरी बात समझे? इधर देखो बेटा, इधर ये पूछेगा आपसे, पूछ सकता है ILP और 6वीं अनुसूची। तो ILP और 6वीं अनुसूची में आप देखें अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दूसरा आपका नागालैंड, तीसरा आपका मणिपुर, और चौथा आपका मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और 6th शेड्यूल से प्रोटेक्टेड कौन है आपका? असम, मेघालय, ठीक, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब ये है कि ये ILP प्रोटेक्टेड है, इनर लाइन परमिट बोलते हैं ILP को, और ये 6th शेड्यूल से। मतलब यहां पर इन राज्यों में जो संविधान संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो लागू नहीं होगा। अब एक बात यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा, देखिए 6th शेड्यूल में कहा है रे? असम है 6th शेड्यूल में, अरुणाचल प्रदेश नहीं आएगा। अरे पूरा रामायण खत्म हो गया, राम सीता कौन से पूछ रही है। इधर देखो, माता राम 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कहां से अरुणाचल प्रदेश? इधर देखो, दर्द मत मचाओ, इधर ध्यान सुनो प्यारे बच्चों। मैं ये कह रहा हूं, आप देखें यहां पर मिजोरम जो है, मिजोरम आप देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो ILP में भी आता है और आपका 6th शेड्यूल में भी आता है। पूछ सकता है कि पूर्वोत्तर भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो ILP और आपका इसमें दोनों से प्रोटेक्टेड है। और खास बात याद रखें कि ये चर्चा में इसलिए था कि जैसे आप देखेंगे कि ILP अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में पहले से ILP लागू था। मणिपुर को लेटेस्ट जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो नया ILP स्टेट जो है आपका मणिपुर, ठीक है ना, नया ILP स्टेट जो है आपका मणिपुर है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। और इसके साथ में आप एक चीज देखें, ये जो संशोधन हुआ, ठीक है ना, जो संशोधन हुआ आपका
इसमें क्या हुआ है, तो इसमें अगर आप देखेंगे संशोधन में, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 5 चैप्टर हैं, उसमें से 2 प्रमुख थे, और एक क्या है आपका, मतलब उधर क्या है, अनुसूची है 4, तो 1 2 3, जो तीसरी अनुसूची है ना, थर्ड स्केड्यूल, इस तीसरी अनुसूची में देशीकरण के लिए योग्यता बताई गई थी। अगर कोई देशीकरण के तहत नागरिकता चाहता है तो उसको कितने समय सीमा में आवेदन करना होगा, तो तीसरी अनुसूची में पहले 11 वर्ष था और इसी को घटा करके 5 वर्ष किया गया। अभी हमने देखा ना कि अगर कोई देशीकरण के तहत नागरिकता करना चाहता है तो 5 साल भारत में रहने के बाद नागरिकता कर सकता है, तो वो बदलाव तीसरी अनुसूची में हुआ है, याद रखेंगे इसको, थर्ड स्केड्यूल। मेरी बात समझ में आई? अब देखो बेटा, ठीक, 6B3 क्या है, 6B1 नागरिकता प्राकृतिक आधार पर देंगे, B2 जिस दिन आए भारत वहां से देंगे, B3 अगर इसके पहले कोई अवैध प्रवासी कानून चल रहा है, मामला चल रहा है, और निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी देखो तो इसमें, ठीक, इसमें एक आपका ये जो टॉपिक है ये देखना जरूरी है आपका, नागरिकता का समापन। ठीक है ना, नागरिकता का समापन जो हम देख रहे थे। अच्छा देखो बेटा, पहले तो आपको फोकस ये करना है कि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि नागरिकता का समापन कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो याद रखें नागरिकता का समापन केवल 3 तरीकों से होता है। ठीक है ना, और नागरिकता का समापन 3 तरीकों से होगा। नागरिकता के समापन का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 9 और आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 है उसके अनुच्छेद 8 से 10 में दिया गया है, धारा 8 से 10 में। समझ रहे हैं? तो इसको ध्यान देना है आंसर लेते वक्त। अगर प्रश्न पूछ दिया कि भारत में नागरिकता के समापन के तरीके कितने, तो 3। भारत में नागरिकता समापन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल, तो कॉन्स्टिट्यूशन का लेना है 9, और अगर सेक्शन बोल दिया तो 8 9 10। समझ में आई मेरी बात? अब देखें, खैर ये बातों को आपको याद रखना है, इस चीज को याद रखना है। अब देखें क्या है कि जैसे नागरिकता के 3 तरीके हैं समापन करने के लिए, है ना, तो नागरिकता समापन के अगर 3 तरीके हैं तो धारा 8 से 10 में है ना, तो पहला आपका धारा 8 में बताया गया है, दूसरा आपका धारा 9 में बताया गया है, और तीसरा आपका धारा 10 में बताया गया है। क्लियर हुआ? धारा 8 में बताया गया है रिनंशिएशन। ठीक है, शब्द आपको मिलेगा वहां पर परित्याग एग्जाम में। ठीक है, परित्याग। समझ में आया? समझ में आई बात? इसको परित्याग नहीं, ऐसा करते हैं। ठीक है, रिनंशिएशन, इसके लिए आपको शब्द मिलेगा वहां पर स्वेच्छा से त्याग। ठीक है ना, स्वेच्छा से त्याग, परित्याग, ऐसा जो भी लिखा है ये ज्यादा अच्छा शब्द है। उसके बाद धारा 9, धारा 9 क्या है, इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा बर्खास्तगी। ठीक है, रिमूवल। ठीक, और तीसरा धारा 10 में आपको मिलेगा वंचना या वंचित किया जाना। ठीक है, रेपुडिएशन, रिनंशिएशन, रिमूवल एंड रेपुडिएशन। समझ में आया? अब ये क्या है रिनंशिएशन कहने का, ये याद रखेंगे बेटा, है ना, ये 3 तरीकों से ही, घबराना नहीं है। अगर एग्जाम में पूछता है नागरिकता कितने तरीकों से प्रदान की जाती है तो 5, और नागरिकता कितने तरीकों से छीनी जा सकती है तो 3। ठीक है, 8 9 10। 8 में स्वेच्छा से त्याग या परित्याग, 9 में बर्खास्तगी रिमूवल, और 10 में आपका वंचना। रिनंशिएशन या स्वेच्छा से त्याग क्या है? याद रखिए कि कोई व्यक्ति बिना दबाव के अपने भारत की नागरिकता त्याग सकता है।
ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति है अपनी नागरिकता का त्याग स्वेच्छा से कर सकता है। शर्त यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का त्याग करता है और उसके अगर माइनर बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र वाले, तो उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे बच्चे जो 18 साल से अधिक उम्र के हैं, तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। उनकी नागरिकता तब समाप्त होगी जब वो खुद से ऐसी घोषणा करें। उसके बाद आता है बर्खास्तगी। बर्खास्तगी क्या है? अगर भारत का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर भारत का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करे तो बर्खास्त हो जाएगा। और वंचना क्या है? अगर कोई ऐसी गलती करे जिससे आधार बनता है कि उसको भारत की नागरिकता से हटा दिया जाए, तो वंचना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मिथ्या सूचना, गलत सूचना देकर के नागरिकता हासिल करता है और किसी समय पर यह सिद्ध हो जाए कि उसने गलत सूचना दी थी, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा हो, प्रूफ ऑफ रिबेलियन, अगर किसी के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है कि इसने देश के साथ गलत किया है, देशद्रोह का आरोप लगा है, तो भी उसको क्या किया जा सकता है? उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला, अगर कोई व्यक्ति संविधान का अनादर करे, डिसरिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई व्यक्ति संविधान का अनादर करे तो भी उसको वंचित किया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? डिसरिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला झूठ बोले, फॉल्स इंफॉर्मेशन। सेकेंड, रिबेलियन, प्रूफ ऑफ रिबेलियन, अगर देशद्रोह सिद्ध हो जाता है। तीसरा, अगर संविधान का अनादर करे, डिसरिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा, अगर बिना सरकार को सूचित किए 7 वर्ष तक गायब रहे, सरकार को बताया नहीं और 7 साल तक भारत से गायब है, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त। और ये लास्ट वाला बोल रहा हूं, इसको समझ लो। अगर किसी व्यक्ति को पंजीकरण के तहत नागरिकता दी गई, फॉर एग्जाम्पल किसी को 2020 में पंजीकरण के तहत नागरिकता दी गई और अगले 5 साल मतलब 2025 के बीच में ही मान लो उसने कुछ ऐसा कर दिया कि उसको सजा हो गई 2 साल की, तो भी उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। मतलब यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के तहत नागरिकता प्राप्त करता है और पंजीकरण के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के भीतर अगर उसको 2 साल की सजा हो जाती है, तो उसकी नागरिकता गई। ये था नागरिकता आपका, इतना आपको इसमें पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। क्या कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो भारत का बर्खास्त उसका खत्म। समझ आया? उससे स्क्रैच पर रहे हैं इसको, उससे लिखने से स्क्रैच समझ में आया? ये था आपका अध्याय या भाग 2। अगला देखें, देखते हैं भाग 3। और भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार में सबसे पहला फोकस करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, भाग 3 मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, 12 to 35। सबसे पहला प्रश्न आजकल का एक बन गया है कि मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है? ठीक है ना, इस पर फोकस करेंगे अपन। मौलिक अधिकार मौलिक क्यों, समझ रहे हैं? मौलिक अधिकार आखिर मौलिक क्यों है? दूसरा इसके नामांकन, मतलब नाम से संबंधित एक प्रश्न बनता है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है। तीसरा, मौलिक अधिकार के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और चौथा, ठीक है, चौथा जो है आपका, इसमें जो संशोधन हुए।
ठीक है ना, इसमें जो भी आपका संशोधन हुए वो ऐसा, थोड़ा फोकस करेंगे जल्दी याद हो जाएगा। अच्छा देखो, तो मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है? व्हाई द फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल? तो पहली बात तो आप समझ लें कि ये जो हमारे जो मौलिक अधिकार है संविधान में, तो मौलिक अधिकार क्या होता है? याद रखें, संविधान द्वारा नागरिकों को जो दिया गया अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है ना? जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए। नहीं यार समझ, तो क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक, नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत मत बोल। इधर देखो, मौलिक अधिकार में जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं ना उसको अपन फोकस करते हैं। सबसे पहली बात तो देखें, भाग 3 जो है हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया अधिकार मौलिक अधिकार है, अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया गया। याद रखें, संविधान में मौलिक अधिकार शामिल करने के लिए मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति का गठन हुआ था। ठीक, इस मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, और इसमें सदस्यों की संख्या थी 54। ठीक है ना, इसमें सदस्यों की संख्या क्या थी आपका? 54। ठीक है ना, 54 सदस्य। अब मौलिक अधिकार जो है वो मौलिक क्यों है, ये पूछ सकता है ना बेटा? तो याद रखें, मौलिक अधिकार मौलिक इसलिए, पहली बात क्योंकि दो, एकदम अगर एक आंसर लेना होगा तो यही आंसर लेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर considered as fundamental because it is guaranteed and protected by the constitution, क्योंकि ये संविधान के द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्राप्त है। समझ रहे बात? Because it is guaranteed and protected by the constitution, क्योंकि ये संविधान के द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्राप्त। अच्छा दूसरा चीज देखो, मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है? तो पहला तो संविधान के द्वारा गारंटेड और सुरक्षा प्राप्त। दूसरा, याद रखें बेटा, राष्ट्र शासन के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उनके लिए ये मूल सिद्धांत है। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द गवर्निंग ऑफ स्टेट। देश को चलाने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं ना, उनका मूल सिद्धांत है, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है ना? हमारी सरकार जो इसी प्रिंसिपल पर काम करती है कि नागरिकों का कल्याण हो ज्यादा से ज्यादा, नागरिकों को सुरक्षा मिले, नागरिकों के अधिकार प्रोटेक्टेड रहे। सरकार कोई भी इस प्रकार की शासन पद्धति नहीं अपनाएगी जिससे नागरिकों के अधिकार हनन होते हो, नागरिकों का शोषण होता हो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए इनको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेशंस एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है। तो याद रखें, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि राष्ट्रीय कानून या राष्ट्र संचालन के लिए बनाए जाने वाले कानूनों का मूल सिद्धांत क्या होता है, तो सीधा दिमाग जाता है डीपीएसपी। वो नहीं है, मौलिक अधिकार है ना, बेसिक प्रिंसिपल है ये। मौलिक अधिकार, सॉरी डीपीएसपी क्या है? गाइडलाइंस है, क्या करना है सरकार को। अच्छा देखें, तीसरा, मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है? क्योंकि ये नागरिकों के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करते हैं, ऑल अराउंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है? क्योंकि ये नागरिकों के चहुमुखी विकास, ऑल अराउंड डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं। ऑल अराउंड डेवलपमेंट मतलब MIPS, ये 4 प्रकार का विकास। मौलिक अधिकार जो है नागरिकों के लिए 4 प्रकार का विकास सुनिश्चित करते हैं। दीज आर MIPS। M स्टैंड फॉर मोरल डेवलपमेंट, I स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक, P स्टैंड फॉर फिजिकल डेवलपमेंट एंड S स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है ना, मोरल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, ये 4 प्रकार के विकास सुनिश्चित करते हैं। याद हुआ? मोरल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। ठीक, मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बौद्धिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट भौतिक विकास या आर्थिक विकास, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आध्यात्मिक विकास। ये 4 प्रकार के विकास सुनिश्चित करते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो, मौलिक अधिकार का नामांकन मतलब मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का
मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है ना, अविरस में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या चीज का, क्या क्वेश्चन था, दिखाना मेरे को। इधर सुन, वो सब छोड़ो। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 मौलिक अधिकार को कहा जाता है। और अगर ऑप्शन में भाग 3 और मौलिक अधिकार दोनों आ जाए ना, तो भाग 3 उत्तर लेना, क्योंकि मौलिक अधिकार 14 से 18 है और भाग 3 12 से 35 है। भाग 3 की सारी बातें मैग्ना कार्टा है। सही बात। और मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो याद रखें, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहे जाने के कुछ कारण हैं। पहला कारण यह है कि विस्तृत एवं लंबी अधिकारों की श्रृंखला, ठीक है ना, डिटेल्ड चेन ऑफ राइट्स, मतलब इतना ज्यादा अधिकार, इतना ज्यादा विस्तार से मौलिक अधिकार किसी भी देश के संविधान में नहीं दिया गया नागरिकों को। ठीक है, तो विस्तृत एवं लंबी श्रृंखला। ठीक है, डिटेल्ड एंड लार्ज चेन ऑफ राइट्स, विस्तृत एवं लंबी श्रृंखला, इस वजह से कहते हैं। दूसरा कारण यह है कि ये मौलिक अधिकार जो दिए गए वो न्यायोचित हैं, जस्टिफिएबल, मतलब आप कोर्ट जा सकते हैं, वाद योग्य है। मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, वाद योग्य हैं, इसलिए भी क्या है आपका मैग्ना कार्टा कहे जाते हैं। और खास बात यह है कि ऐसा फंडामेंटल राइट्स या इतनी विस्तृत रूप से अधिकारों की सूची किसी अन्य देश में नहीं है। ठीक है ना, सच डिटेल्ड राइट्स आर नॉट गिवन बाय एनी नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, इतनी विस्तृत श्रृंखला जो है मौलिक अधिकारों की, ये किसी भी देश के द्वारा नहीं दी गई है, ये आपका, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ आया? अब देखो, अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं, या महत्वपूर्ण अधिकार, जो भी आप लिख ले। तो ध्यान से सुनो बेटा, पहले तो 14, 15, 16, ठीक, इसके बाद 19, 20, 21, 22, ठीक है, 24, फिर 25, 29, 30 और 32। क्या ये धाराएं याद आ रही हैं आपको? अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32। एक बात ध्यान सुने, ध्यान सुनना मेरी बात को। हमारा संविधान जब बना तो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए। जो मौलिक अधिकार मूल संविधान में दिए गए थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी संख्या 7 थी, 7। और ये मौलिक अधिकार थे। सबसे पहला अधिकार था समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा मौलिक अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। तीसरा मौलिक अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा मौलिक अधिकार था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस लिबर्टी, ठीक। पांचवा मौलिक अधिकार था संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, इसी को अल्पसंख्यकों के अधिकार भी कहते हैं। छठवां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, और सातवां मौलिक अधिकार था आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ये जो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, अब इनकी संख्या वर्तमान में 6 है। At present we have just 6 fundamental rights, और 6 इसलिए है
क्योंकि एक जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 से मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है ना, 44वें संविधान संशोधन 1978 से मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। और अब संपत्ति का अधिकार भाग 3 में नहीं है। मौलिक अधिकार होता तो भाग 3 में होता, अब संपत्ति का अधिकार भाग 3 में नहीं है बल्कि भाग 12 में चला गया। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन से भाग में है? तो भाग 12। और कौन से अनुच्छेद में वहां पर? तो 300A 300 क में। भाग 3 में होता तो मौलिक अधिकार होता, भाग 12 में है, इसलिए ये आपका अब एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। पूरी बात समझ में आई? इतना जो मैंने बातें बताया, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, मूलतः 7 थी। जिस मौलिक अधिकार को या जिस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है वह संपत्ति का अधिकार, जिस संविधान संशोधन से हटाया गया है वह 44वें संविधान संशोधन 1978। अब अगर आपसे पूछता है कि संपत्ति का अधिकार कौन से भाग में है? तो भाग 12। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 300A। समझ में आया? 300 क। और संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। ठीक है ना, अंग्रेजी में स्टेट्यूटरी राइट्स है। समझ में आया? कानूनी अधिकार याद हुआ? इसी में जो आपका समानता का अधिकार है, पहला मौलिक अधिकार, वो 14 से 18 है। तो इसी समानता के अधिकार में 14 से 18 है। तो समानता के अधिकार में आपको 3 याद रखना है। अनुच्छेद 14 में क्या है आपका? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समानता का अधिकार। जब कानून आ गया तो समाज में सभी समान हो जाएंगे, इसलिए 15 क्या है आपका? सामाजिक समानता का अधिकार, राइट टू सोशल इक्वालिटी। और जब समाज में सभी समान हो गए तो सबको समान अवसर मिलेंगे, इसलिए अवसरों की समानता का अधिकार। तो 14, 15, 16। 14 क्या आपका? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 क्या है? सामाजिक समानता का अधिकार, राइट टू सोशल इक्वालिटी। और 16 क्या है आपका? अवसरों की समानता का अधिकार। ठीक है ना, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब देखें बेटा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार मतलब हम सब का मौलिक अधिकार है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार मतलब कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार का मतलब क्या है? तो 2 अधिकार हमको यहां से मिलते हैं। ठीक है, एक समान कानून होगा हमारे देश में, और दूसरा कानून का समान व्यवहार होगा सबके साथ। समझ रहे हैं? अगर आपको कोई कहता है कि आपको विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब यह होगा कि देश में सबके लिए एक जैसा कानून बनेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए अलग कानून है ना, अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, देश के सभी नागरिक एक जैसे हैं, उन सब के लिए एक जैसा कानून बनेगा। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार मतलब सबसे पहला विधि का समान होना, इक्वल लॉ फॉर ऑल। और दूसरा इक्वल बिहेवियर ऑफ लॉ मतलब कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगी। ठीक है ना, कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगी। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कानून की जो सुविधाएं वो सबको समान रूप से मिलेंगी, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अगर सलमान खान जमानत ले सकता है, आप भी ले सकते हो। समान व्यवहार मतलब समान संरक्षण। तो ये 2 अधिकार आपको मिलेंगे। विधि के समक्ष समानता का अधिकार मतलब समझे, एक जैसा कानून होगा और सबको कानून का समान संरक्षण मिलेगा, मतलब सबको समान अधिकार मिलेंगे। याद रखें, ये विधि के समक्ष समानता के अधिकार, ये जो हमको 2 अधिकार मिलते हैं, ये 2 अधिकार जो मिलते हैं, पहला एक समान कानून और दूसरा कानून का समान व्यवहार। तो एक समान कानून ये हमने ब्रिटेन से लिया है, और एक समान व्यवहार ये हमने अमेरिका से लिया है। समझ में आया? और याद रखें बेटा, ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपको क्यों मिलता है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपको इसलिए मिलता है क्योंकि हमारे देश में विधि का शासन है। ठीक है, ये पूछता है, याद रखें, विधि के समक्ष समानता का अधिकार क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे देश में विधि का शासन है, बिकॉज वी हैव द रूल ऑफ लॉ। ठीक है ना, thus we have this rights। हे लालू, लालू
सोफा लगवा दें। नहीं सोने के नहीं, पालथी मार के कैसे बैठ गई? अभी भी ठंडी लग रही? ओ मागो। वो अपवाद है ना बैला। ससुरे बच्चे लोगों को पूछने का आजादी नहीं है, मार दूंगा धर जाएगा यहाँ पर। ये बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं जिनका एग्जाम है उनको पूछने दो। तुम्हें वो काहे पूछेंगे जो आएगा ही नहीं हो तो? जो आएगा उसको पढ़ रहे हैं ना बाबू, नहीं तो 14 को पढ़ने में ही 2 घंटा लग जाएगा। समझ रहे हो? ए हाथ खड़े करो, किसको किसको परीक्षा नहीं देना है? हाथ खड़े करो। नहीं देने वाले हाथ खड़े करो। बच्चे लोग, तुम्हारा प्रश्न पूछना अपराध है, समझ में आया? तुम पूछे तहां सोटा में। ये बेचारे देखो बुजुर्ग लोगों का हालत है। अब आए कि तब आए अटैक, बस इंतजार कर रहे हैं। ये लोग, ये अपवाद है। राष्ट्रपति राज, ये रेगुलर क्लास नहीं है, बता दे रहा हूं। अच्छा फेंक दूंगा, है ना? क्यों प्यारे बच्चों, सॉरी बुजुर्गों, सही है ना? ये ससुरे मजा लेते हैं तुम लोग का, मालूम है? तुम लोग अकबकाए देखते रहते हो, सोचते हो कि ये भी पढ़ने वाले हैं। ससुरे कुछ नहीं, तुम्हारा टेंशन बढ़ाने वाले हैं। हाँ हाँ, बहुत टाइम, वही बोल रहा हूं मैं। सब बिल्कुल नहीं पूछना, समझ में आया? हाँ, जिधर देखो बच्चे ही नजर आ रहे हैं मेरे को। ये बेचारा एक ठो बैठा है साष्टांग, नहीं साक्षात। बेटा समझ में आया है? आया? और नहीं पूछ, देखो समझदार है। इधर देखो, पलो। तो ऐसा होता है, ठीक है? देखो 15 देखो, अच्छा 14 समझ में आया? ये पूछता ही है, जो चीज फोकस कर उस पर ध्यान दो भाई। विधि के समक्ष समानता अधिकार मतलब एक समान कानून होगा, एक जैसा व्यवहार होगा। एक जैसा व्यवहार दक्षिण अफ्रीका से, एक जैसा कानून ब्रिटेन से। और विधि के समक्ष क्या? अरे हो रे, ये लिख देता हूं ना तो लास्ट का साउथ अफ्रीका याद है। क्रिकेट चल रहा था ना, हम हारे ना, इसीलिए दुख हो गया मुझे। ठीक है, भुलाए नहीं भूलता, क्या करोगे? कम वक्त कोई धोखा दे देता है तो नहीं भूलता ना इंसान को भाई। कोई नहीं है रे, अब जो है वो धोखा भी नहीं दे सकती। ठीक है, ऐसे तुम लोग वो कर देते हो लास्ट मोमेंट पर भी। अच्छा चलो, सामाजिक समानता, ठीक है? अनुच्छेद 15 में क्या? सामाजिक समानता मतलब समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। याद रखिए, अनुच्छेद 15(1) है, इसमें 15(2) है, 15(3) है, 15(4) है, 15(5) है और 15(6). 15(1), 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो 15(1) क्या कहता है कि किसी भारतीय नागरिक से भेदभाव नहीं होगा। लेकिन किस आधार पर नहीं होगा? 5 आधार: धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 15(1). 15(2) क्या है? इन्हीं 5 आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। जो पब्लिक प्रीमाइसेस है ना, वहां पर धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। सार्वजनिक स्थान मतलब स्कूल, कॉलेज, है ना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, प्लेग्राउंड, यहां पर किसी को भी धर्म, जाति के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। 15(1), 15(2), ठीक है? 15(3) है प्यारे बच्चों, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है ना? सरकार अगर चाहे तो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है ना, क्योंकि महिलाओं का उत्थान करना है, इसलिए महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, सरकार ने एक प्रयास किया था, वैसे प्रयास बहुत किए। एक प्रयास सरकार ने यह किया कि 15(3) के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। दूसरा प्रयास सरकार ने यह सोचा कि महिलाएं जो है बैंक नहीं जा पाती, क्योंकि वहां पर पुरुष काम करते हैं, पुरुष होते हैं, तो महिलाएं जो अपना पैसा दिखाने में थोड़ा शर्माती,
ठीक है, तो सरकार ने महिलाओं के लिए एक बैंक खोल दिया, भारतीय महिला बैंक। महिलाओं को किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, बैंक डूब गया प्यारे बच्चों। 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक को आखिरकार ताला मारना पड़ा और एसबीआई में विलय करना पड़ा। महिलाएं, समझ में आया आपको? है? नहीं आया समझ में? बोला आया, नहीं बोलती है। उसमें देखो 15/4, 15/5, 15/4, 15/5 SC ST OBC, ठीक है ना, SC ST OBC के लिए आरक्षण है। 15/4 जो है SC ST OBC को प्रवेश शुल्क में आरक्षण, जो भी आप स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है, कुछ कम पैसा आपको देना पड़ता है, वो 15/4 के तहत। और 15/5 में आपका सीटों में आरक्षण, जो शिक्षा हासिल आप करने आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, उसमें जो सीट्स रिजर्व होते हैं SC ST OBC के लिए, वो 15/5 के तहत। 15/6 जो है, अभी हम कुछ दिन पहले ही पढ़े थे, 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया। और 15/6 में EWS को शिक्षा में 10% का रिजर्वेशन जो है वो दिया गया। ठीक है, 15/6 में EWS को शिक्षा में 6% का रिजर्वेशन दिया गया, 10% का, सॉरी 10%। ठीक है, ए प्यारे बच्चों, बताओ समझ में आ रहा है? अच्छा, अनुच्छेद 16 देखो, अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता का अधिकार। अवसरों की समानता के अधिकार में आप एक याद रखें कि अनुच्छेद 16 जो है, पहली बात अवसरों की समानता का अधिकार देता है। तो यहां से प्रश्न आपके दिमाग में उठना चाहिए कि किसे देता है। तो याद रखिए, अवसरों की समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 भारत के नागरिकों को देता है। मतलब अनुच्छेद 16 में जो अवसरों की समानता दी गई वो भारत के नागरिकों को दी गई। ठीक है, किसमें अवसरों की समानता? तो याद रखें, सरकारी नौकरी में। ठीक है, सरकारी नौकरी में अवसरों की समानता है, सबको समान अवसर है, आप नौकरी कर सकते हैं। लेकिन किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना भाई, समानता मतलब भेदभाव नहीं होगा, तो किस आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो याद रखें 6 आधार हैं: धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें, निवास स्थान। निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ में आया? लेकिन इसी अधिनियम का जो 16(4) है, 16(4) 16(4) जो है आरक्षण की बात करता है, आरक्षण। ठीक है ना, 16(4) जो है वो किसकी बात करता है? आपका आरक्षण। किसमें? सरकारी नौकरी में। तो याद रखें, सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 16(4). 16(4) के तहत आप सरकारी नौकरी में आरक्षण मांग सकते हैं। ठीक है, 16(4) में सरकारी नौकरी में आरक्षण। आरक्षण किसको दिया जाएगा? SC ST और OBC को। ऐसी आप लिखते चलना, मैं बोल रहा हूं कुछ कुछ बातें, वहां जगह नहीं है और मिटा भी नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, नहीं आता ना, है ना भाई, अब मिटाऊं, पूरा मिट जाए तो भी गड़बड़ हो जाए। नहीं करूंगा मैं, तुम सुनो ना भाई, मैं राइटिंग तो ऐसी खराब बोलते हो, खराब है। देख रहे हो, मेरे बोलती है आपका राइटिंग खराब बोलती है, तेरे को पाप पड़ेगा। नहीं डरेगी इस साल, है ना? अगले साल देना है, हैं? PSC कब देना है? PSC काहे बैठी माता है इन लोगों को टेंशन देने के लिए? PSC नहीं सोची? क्या सोची? ओ माय गॉड। ठीक है, एक बार में निकालना है व्यापम, है ना? कितने बार निकालना है? जय बार में निकले ऐसा? कितना अच्छा लिखता हूँ, मेरी तारीफ नहीं करते रहे। नहीं, झूठी मत करो, मैं जानता हूँ नहीं लिखता, एकदम अच्छा नहीं लिखता। कर्सी हो जा रहा है? अरे मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा भाई, छुआ जाता है कहीं कुछ भी लिखा जा रहा है। ससुरे लोग मतलब उड़ा लो रे मजा।
मैं एकदम अच्छे से लिखूंगा, देखना, नया बैच चालू होने दो। क्या नए बच्चों को आदमी वो कर सकता है ना। अच्छा सुनो, नहीं बन रहा है इसमें मेरे को। अच्छा लो सुनो मेरी बात, तुम लोग को तो एक आध दिन बताऊंगा ही बेटा, मेंस में जब लिखाते रहूंगा, मतलब पढ़ाना रहेगा ना, लिखूंगा ही नहीं। हाँ, तब देखूंगा, तब बोलोगे ना राइटिंग अच्छी नहीं है, खैर तो व्यापम वाली है, इधर ध्यान दो। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि 16(4) में सरकारी नौकरी में आरक्षण मांगने का अधिकार है। और आरक्षण याद रखें, इसमें 16(4) ये कहता है, 16(4) पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं करता, प्रमोशन में नहीं करता। ठीक, तो प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए जगह नहीं है मेरे पास, आप याद रखना। 16(4) जो है नौकरी में आरक्षण देता है, मतलब भर्ती के समय। 16(4) में पदोन्नति में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हमारी संसद ने 77वां संविधान संशोधन 1995 किया। 77वां संविधान संशोधन 1995 किया और अनुच्छेद 16(4) में एक नया आर्टिकल 16(4) क जोड़ दिया, 16(4)A, और 16(4) क में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। मेरी बात समझ में आई? लेकिन पदोन्नति में आरक्षण कब दिया जाएगा और किसको दिया जाएगा, बात को समझिए। पदोन्नति में आरक्षण कब दिया जाएगा? नंबर 1, जब उस वर्ग का प्रतिनिधित्व उस पद पर ना हो, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब उस वर्ग का कोई व्यक्ति अगर उस पद पर नहीं है तभी पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा, आरक्षण देने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा उससे योग्यता बाधित ना हो, मतलब उस पद की जो एलिजिबिलिटी है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर पदोन्नति में आरक्षण देना है तो पहले ये बताना पड़ेगा कि उस पद का, उस मतलब जिस पद पर जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, पदोन्नति दी जा रही है, उसका वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। समझ में आया? एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। और अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तभी उसको उस पद पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है? अरे आया समझ में? दूसरा, इससे योग्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ठीक, गुणवत्ता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, तभी आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। और याद रखें कि पदोन्नति में आरक्षण केवल SC ST को दिया जाता है, OBC को नहीं। ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण केवल SC ST को दिया जाएगा, OBC को नहीं। आरक्षण से संबंधित याद रखेंगे इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूं कि आरक्षण, हमारा जो संविधान है मूलतः केवल SC ST को आरक्षण देता था। OBC आरक्षण 1992 से शुरू होता है और OBC को वर्तमान में आरक्षण दिया जा रहा है वो 27% है। वो मंडल आयोग की सिफारिश पर दिया जा रहा है, BP मंडल कमीशन। मूल संविधान केवल SC ST के आरक्षण की बात करता है, OBC के आरक्षण की बात नहीं करता। वर्तमान में जो OBC को आरक्षण दिया जा रहा है वो मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर दिया जा रहा है। 1992 में जब OBC आरक्षण प्रदान किया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। ठीक, OBC आरक्षण में ही केवल क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू होता है। क्रीमी लेयर सिद्धांत, मलाईदार परत का सिद्धांत। क्रीमी लेयर सिद्धांत भी 1992 में ही आया। ठीक है, 1992 से लागू किया गया। क्रीमी लेयर मतलब वार्षिक आय के आधार पर एक लेयर तय की जाती है, एक लेवल तय किया जाता है। जो उस वार्षिक आय या उससे ऊपर है वो क्रीमी लेयर में आएगा, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो आपका नॉन क्रीमी लेयर में आएगा उसी को आरक्षण मिलेगा। जैसे वर्तमान में OBC के लिए जो क्रीमी लेयर है वो 8 लाख रुपया वार्षिक है। अगर किसी की आय जो है आपका 8 लाख रुपया वार्षिक से कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा और आरक्षण केवल उसी को मिलेगा। समझ में मेरी बात? समझे? तो ये आपका अनुच्छेद 16(4) और 16(4) क था, याद रखेंगे। आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण वाद जो है, बहुत इंपॉर्टेंट केस का नाम है इंदिरा साहनी केस, जो कि 1992 में ही आया था, इंदिरा साहनी केस। इस केस में आरक्षण की परिधि तय की गई
डायमीटर तय किया गया, उसकी बाउंड्रीज, उसकी लिमिट्स तय की गई कि आरक्षण कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितने परसेंटेज पर देना चाहिए। और इसके लिए आप याद रखेंगे 50 जाति भर्ती क्रीम, 50 जाति भर्ती क्रीम, 50 वो लिमिट है। मतलब इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि आरक्षण की सीमा कभी 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जाति आरक्षण हमारे देश में जाति के पिछड़ेपन के आधार पर देनी चाहिए। भर्ती आरक्षण भर्ती में देनी चाहिए, पदोन्नति में नहीं। ठीक है, और क्रीम मतलब क्रीमीलेयर सिद्धांत इसमें लागू होगा। याद रखें, क्रीमीलेयर सिद्धांत केवल ओबीसी के लिए है, एससी एसटी के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट समझ में आया? तो ये आपका अवसरों की समानता है। क्लियर हुआ? अब देखें 16(4) के साथ साथ इसी में एक नया आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया है, सेम चीज, और वही 103वें संविधान संशोधन 2019 से। और इसमें भी सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। समझ में आया? परीक्षा देना इस साल, देना है कि नहीं देना है? हट डस्टर, सॉरी, हाँ 335 के तहत ये अधिकार है, नोनी मांग सकते हैं, दिया जाता है। समझ में आया? तो याद रखें, आरक्षण मांगा जाएगा 16 के तहत और दिया जाएगा आपका 335 के तहत। ये आपका 14, 15, 16 था। मैं कैसे मिटाऊं? हाथ से नहीं मिटेगा। इधर देखो, अब 19, 20, 21 याद करना है ना? हाँ ठीक बोले, तुम ही हो इस काबिल। नया पेज ऐड हो गया, वो तो क्लियर हो गया है। प्लस का भी ऑप्शन आता है, नहीं पता ना यार, लेन देख क्या करना है उसको। इधर देखो, छुआ जाता है तो वो हो जाता है। इधर देखो, अनुच्छेद 19, ठीक है, आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 क्या है आपका? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ना? अनुच्छेद 19 से आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ना? अच्छा देखिए, अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 19(1) में यह बताया गया कि आपको कौन कौन से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त होंगे। और 19(2) जो है, इसमें बताया गया है 19(2) में कि जो अनुच्छेद 19 के अधिकार हैं, उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। समझ में आया? अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 19 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें दो खास बातें, 19(1) और 19(2। 19(1) में बताया गया कि आपको कौन कौन से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, और 19(2) यह बताता है एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन। मतलब 19(2) यह बताता है कि वो कौन सी परिस्थिति होगी जब आपके जो 19 के अधिकार होंगे उस पर रोक लगाया जा सकता है, मतलब उसको समाप्त किया जा सकता है। अब देखो, 19 में आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो याद रखें मूलतः 7 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए थे इसमें, लेकिन अब कितने आपका 6। तो मूलतः 7 थे, अब कितने आपका 6। ठीक है ना? और इसको कैसे बोलते हैं? 19(1)(a) ऐसे आर्टिकल में चलेगा। उसके बाद से आपका 19(1)(b), फिर 19(1)(c), फिर 19(1)(d), फिर 19(1)(e), फिर 19(1)(f और फिर 19(1)(g। ये मूलतः 7 प्रकार के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार थे। इसको इसी सीक्वेंस में याद भी करना है ना? कैसे याद करोगे? देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब एक व्यक्ति की स्वतंत्रता। पहले तो कोई व्यक्ति सोचने और बोलने के लिए स्वतंत्र हो। सोचना मतलब विचार करना, बोलना मतलब अभिव्यक्त करना। इससे सबसे पहले आपको मिलेगा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड इट्स एक्सप्रेशन।
एग्जाम में पूछता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से मिलती है, तो 19(1)(a, ठीक है, 19(1)(a विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड इट्स एक्सप्रेशन, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखो, आप कुछ भी सोचने कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हो, तो बोलोगे कहां? लोगों के समूह में। लोगों के समूह को बोलते हैं सम्मेलन, इसलिए 19(1)(b शस्त्र विहीन सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता, ठीक है, राइट टू इनवाइट असेंबलीज, सम्मेलन बुलाया जा सकता है, ठीक। अब सम्मेलन में कुछ बोलोगे तो लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपसे दोस्ती करेंगे, यानी आपका समूह बनेगा, इसलिए 19(1)(c संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, राइट टू मेक यूनियंस, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक। अब जब समूह बन गया तो घूमने जाओगे, तो 19(1)(d भारत में निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता। याद रखे, भारत में कहीं भी आप जो मुंह उठाए चले जाते हो, ये 19(1)(d के तहत है ना, 19(1)(d, मुंह उठा करके नीचे देख थोड़ी जाओगे जी, है 19(1)(d निर्बाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता। तो भारत में कहीं भी घूमने की आजादी 19(1)(d से मिलती है? नहीं जा सकते हैं, वही तो युक्ति युक्त प्रतिबंध है रे पगला, है, उचित बंधन लगाया गया है ना, तो युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब तो भारत में घूम लिए भाई, कहीं पर घूमने जाओगे तो वहां ठहरोगे भी तो, है ना, एक दिन तो गुजारो गुजरात में, बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन, बहुत बुलाते हैं, मैं नहीं गया। तो मैं ये कह रहा हूं, समझ आ रहा है दुष्यंत? तो आप जहां जाओगे वहां पर रह भी सकते हो, ठीक। तो निवास करने की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हो। फिर वही बात जो तुम फिर पूछ दोगे, उधर छोड़ के अब जम्मू कश्मीर में जा सकते हो, पहले जम्मू कश्मीर प्रतिबंधित था, समझ आया? अब जहां पर गए, जहां निवास कर रहे हो भाई, रहते रहते कुछ समय बीत गया तो सोचोगे वहां पर थोड़ा सा कोई कहीं एक तो जमीन का टुकड़ा, एक तो 1 BHK 2 BHK घर ले लेता हूं, ऐसे सोचता है आदमी, बोलो ना। तो संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता 19(1)(f, ठीक। अब संपत्ति खरीद लिए, पैसा गया, फिर वापस आना है आपको अपनी जगह पर, तो फिर पैसा लगेगा कि नहीं? फिर पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यापार व्यवसाय, इसलिए 19(1)(g व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, याद रहेगा। अब देखो, तो 19(1)(a क्या है आपका? विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति मतलब आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, समझ रहे हो? तो जब आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हो, तो जिस माध्यम से बोलना चाहते हो वो माध्यम भी तो स्वतंत्र होना चाहिए, अभिव्यक्ति का माध्यम। और अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? मीडिया, प्रेस। इसलिए याद रखें, मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार 19(1)(a से ही मिलता है। समझ आया? मीडिया एवं प्रेस की स्वतंत्रता 19(1)(a आया समझ में? क्या 19(1) ध्यान कहां है? परीक्षा देना है, परीक्षा देना है, ध्यान तो है, तभी तो नहीं बना, पूछा तो। समझाया? 19(1)(a, ठीक। मीडिया एवं प्रेस की स्वतंत्रता, इसके साथ साथ अभिव्यक्ति करना है आपको, आपको अपनी पसंद जाहिर करना है, नापसंद जाहिर करना है, है? आप अपनी पसंद जाहिर कर सकते हो। पसंद जाहिर करने के लिए क्या करोगे? हाँ, वो मन में रखो, ससुरे में जान रहा हूं, क्या बोले? कौन बोले रे? पसंद जाहिर करने के लिए आप वोट करोगे, इसलिए राइट टू वोट यहीं से मिलेगा। दूसरा, नापसंद जाहिर करने के लिए क्या करोगे? राइट टू रिजेक्ट, खारिज करने का अधिकार, नोटा, नोटा यहीं से मिलता है, नन ऑफ दी अबव। समझ आया? ठीक है, एक ए से ये सारे अधिकार मिलेंगे, ठीक। आप अभिव्यक्ति करो तो अभिव्यक्ति में आप प्रेम की अभिव्यक्ति भी कर सकते हो, प्रेम मतलब राष्ट्र प्रेम, ठीक है,
राष्ट्र प्रेम, और राष्ट्र प्रेम करते हो कैसे अभिव्यक्त करोगे? राष्ट्रगान गाकर, राष्ट्र गीत गाकर, और राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर, ससुरे लहरा कर, मारूं धस जाएगा बहला है। राष्ट्र ध्वज लहरा कर, तो एग्जाम नहीं होता तो बताता तेरे को बेटा, लहर लहर लहराए, देखो लहरा। अरे पागल आए बेटा तुम लोग इस बार, समझ में आया? तो ये आपका ये 19(1) से मिलता है ये सब अधिकार, ए से, तो वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, 19(1) डी क्या है? पूरे भारत में भ्रमण करने का वगैरह करते हैं, आंदोलन करने, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार 19(1) बी से मिलेगा। ठीक है, 19(1) सी क्या है? कोई भी संगठन, कंपनी, राजनीतिक दल जो बनते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता, वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, 19(1) डी क्या है? पूरे भारत में भ्रमण करने का अधिकार आपको यहीं से मिलेगा। अब चलो उसको छोड़ दो। 19(2) क्या है? युक्ति युक्त निर्बंधन है, मतलब अनुच्छेद 19 के अधिकारों पर आवश्यक हो तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक बात याद रखना बेटा, प्रतिबंध कब लगेगा? नंबर 1 याद रखें, जब संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया हो। समझ रहे हैं? जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए, नेशनल इमरजेंसी, केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही ये समाप्त होगा। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। याद रखें, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में यह समाप्त नहीं होगा, लेकिन अगर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद देखो, लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, अगर आपके बोलने से कोई लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है तो भी आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्वास्थ्य, हेल्थ। ठीक है, अगर आप अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करें और उससे किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो भी समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, और चौथा सदाचार, मोरालिटी। ठीक है ना? सदाचार मतलब ऐसा आचरण, सदाचार प्रभावित हो, ऐसा आचरण जो आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आप कर रहे हो तो भी, मतलब जैसे आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, तो सदाचार अच्छा आचरण कहता है कि भाई आप अच्छी बातें करो। ठीक है, आप खड़े होकर के यहां से चालू हो गए, ऐसे करने लगे, मतलब आगे का बोल नहीं सकता मैं, आप बोलने लगे तो क्या हो गया? फिर आईपीसी की धारा 292, 293 लगेगा। अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, ये है 292। समझ में आया? तो ये इस तरीके से आपका इतने आधार पर अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सकता है। याद रखेंगे इस चीज को कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं हमारे, उसमें से ध्यान सुन लें, 14, 15, 16, 19, 29, 30, ये जो मौलिक अधिकार है 14, 15, 16, 19, 29, 30, याद रखें ये मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। मतलब जो विदेशी भारत में आते हैं उनको प्राप्त नहीं है। 14, 15, 16, 19, 29, 30, 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, 15 सामाजिक समानता का अधिकार, 16 अवसरों की समानता, अभी जो हम 19 पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और आगे जो 29 और 30 पढ़ेंगे, केवल यही बस भारत के नागरिकों को प्राप्त है। बाकी सारे आर्टिकल के मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है और अन्य लोगों को भी प्राप्त है जो भारत में रहते हैं। समझ में आई मेरी बात? याद रखेंगे कि जितने भी मौलिक अधिकार है हमारे 14 से लेकर 32 के बीच में, वो 7 मौलिक अधिकार जो आपको बताया वो सारे मौलिक अधिकार हैं। जितने भी मौलिक अधिकार हैं, अगर हमारे देश में आपातकाल लगता है, कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने की स्थिति में सारे मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं, केवल 20 और 21 को छोड़कर। याद रखें 20 और 21 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते। समझ में आया? राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में 2 माह। अब देखो, याद हुआ ये? तो ये था आपका अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 के बाद अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21।
अनुच्छेद 20 क्या है आपका? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। मेरी बात समझ रहे हैं? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण मतलब ये आर्टिकल 20 जो है आपको दोषी ठहराए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, दोषी ठहराए जाने से। तो ये 20 क्या कहता है? नंबर एक ये आपका कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने तत्काल प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो। कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने वर्तमान में प्रचलित कानून का उल्लंघन ना किया हो, तत्काल में प्रचलित कानून का उल्लंघन ना किया हो। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि आज आप चोरी करते हैं और चोरी करते पकड़े गए, लेकिन कानून नहीं बना है चोरी के ऊपर, तो आप चोर नहीं। जिस दिन कानून बनेगा उस दिन से आप अपराधी माने जाए, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? इसी को लिखा रहता है मतलब पूर्व कानून अविलंबी नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ रहता है। मतलब उसके सेंस को पकड़ना, जो भी लिखा होगा, है ना? सेंस को पकड़ लेना। दूसरी चीज है, तो किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने वर्तमान में प्रचलित कानून का उल्लंघन ना किया हो। याद रखें, एक बार अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। एक बार से अधिक सजा नहीं दी जाएगी मतलब अगर किसी ने एक बार अपराध किया, सजा काट लिया, वो फिर अच्छे से जीवन जी सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार अपराध किया तो उसको जीवन भर के लिए अपराधी मान लिया, जेल से निकल नहीं दे, जब निकल रहा तब ठेस दे रहे हैं उसको। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? एक बार अपराध किया और एक बार सजा काट लिया तो ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार अपराध कर लिया तो उसको लाइसेंस मिल गया उस अपराध को करने का। एक बार अपराध करेगा, सजा काटेगा, दोबारा करेगा फिर सजा काटेगा, तिबारा करेगा फिर सजा काटेगा, चौथी बार करेगा कानून काट देगा। मतलब कुछ ऐसा अपराध करेगा तो काटेगा ही, है ना जी? निपट जाएगा आदमी। और तीसरा, ठीक है, तीसरा स्व अभिशंसन नहीं, लिख रहा हूं, स्व अभिशंसन मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब आपको दोषी होने से संरक्षण दिया गया अनुच्छेद 20, 20(1), 20(2), 20(3). 20(1) तब तक दोषी नहीं माने जाओगे जब तक कि आपने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया। 20(2) 2 बार सजा नहीं देंगे एक ही अपराध के लिए। 20(3) स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। समझ आया? मतलब आपको पकड़ करके कूटे पड़े हैं, स्वीकार कर कि तूने चोरी किया है, ऐसा बोलेंगे? होता है एक्चुअल में यही है, लेकिन कानून कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, संविधान ऐसा। आप भी बनोगे तो यही करोगे। उसके बाद देखो बेटा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, ठीक है? नहीं है प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 21 जो आपको प्राण की स्वतंत्रता देता है, आपके प्राण कोई हर नहीं सकता। आप अपने प्राण के जिम्मेदार खुद हो, समझ में आया? अपनी जान की रक्षा कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है? अब बात अलग है कि आपकी जान कहाँ है, ढूंढो। अगर अपने ही अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ बॉडी। तो प्राण मतलब जीवन, आपको जीवन की स्वतंत्रता है एक, और दूसरा देह, शरीर की भी स्वतंत्रता है आपको, ठीक है? आपका शरीर आपके कब्जे में, किसी दूसरे के कब्जे में नहीं रहेगा। दूसरा कब्जे में करने का किडनैपिंग का आरोप लग जाएगा। इसका मूल वही है ना भाई? हाँ, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब यहां से आपको अधिकार मिलता है कि आप छू भी नहीं सकता, कसम छुआ है तो देखो दाग पड़ जा रहा है, उसको मिटाऊंगा नहीं। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब आपको प्राण मतलब जीवन की स्वतंत्रता है, और देह मतलब शरीर की स्वतंत्रता है, ठीक? अच्छा एक बात बताओ
प्यारे बच्चों, आप क्या ही बताओगे, ये क्या आ गया भाई? ओके कुछ भी आ जाता है। और तुम लोग मजा ले रहे हो ना बेटा, हैं? आओ खड़े हो तो थोड़ा इधर। ससुरे ऐसा ऐसा मजा ले रहे हैं जैसे तुमको सब आता होगा, पहले ही दिन सीख गए होगे। मोबाइल आए होगे तो आज तक नहीं सीख पाए होगे पूरा फंक्शन। सही है, मैं आज तक नहीं सीख पाया। काम क्या चल तो जाता है ना। जिसको मतलब सिखाना हो तो सिखा भी लेता है भाई, सर ऐसा करो ऐसा करो, सीख नहीं ले आदमी। दीपक कहे उदास, परीक्षा टेंशन लग रहा है क्या? क्या टेंशन लेते हो? जो अब तक नहीं हुआ अब क्या होगा? हाँ? टेंशन लेना भी नहीं है, बिंदास जाकर के दे करके आना है ना? हाँ। साल भर तो टेंशन लेते नहीं हो, हैं? इधर उधर घूमते रहोगे परी परा बन के। अब टेंशन हो रहा है। 60 कमेंट आ चुका है, दिखाना भाई थोड़ा बहुत। ये आ रहा कि नहीं आ रहा समझ? अच्छा देखो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहां पर खास बात ये रखना है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है? आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है। लेकिन भाई जीता तो जानवर भी है, जानवर के लिए कौन सा अलग से अनुच्छेद 21 जुड़ा हुआ है? नहीं है। तो अंतर यह है कि जानवर का जीवन जीवन है और इंसान का जीवन गरिमापूर्ण जीवन। मेरी बात समझे? जानवर का जीवन जीवन होता है और इंसान का जीवन क्या होता है? गरिमापूर्ण। अरे ऐसे बता रहा हूं भाई, तुम लोग को नहीं बोल रहा हूं जो ऐसे देख रहे हो, है ना? मैं ऐसे बस बोला कि जो जानवर का जीवन होता है वो जीवन होता है और इंसान का जीवन क्या होता है? गरिमापूर्ण होता है। ऐसे बोलने के लिए बोला, हाथ का मूवमेंट ऐसा हो गया। तुम लोग को मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था, ठीक? इसका मतलब हम इंसान हैं, इसलिए हमारा जीवन जीवन कब होगा? जब वो जीवन गरिमापूर्ण हो। तो आओ देखो, इसलिए अनुच्छेद 21 से गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलता है, ठीक है? राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। और याद रखिए, अनुच्छेद 21 से गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में मेनका गांधीवाद के दौरान किया था, ठीक है? मेनका गांधी केस, ठीक है? 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन किया और बताया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन से जुड़ता है। और गरिमापूर्ण जीवन, प्यारे बच्चों ये सोचे आप कि हर वो चीज जिससे आपके जीवन में गरिमा आ सकती है, मतलब जीवन गरिमामयी हो सकता है। क्यों हंसते हो रे? डिग्निफाइड हो सकता है ना? वो सारी चीजें जो है आपको अनुच्छेद 21 से प्राप्त होंगी। अब आप सोचते हो कि पढ़ने लिखने से गरिमा आती है, ठीक है? या जो भी चीज आपको लगता है वो तमाम चीजें आपको यहीं से मिलेगी। इसीलिए याद रखें, अनुच्छेद 21 से सर्वाधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि कौन से मौलिक अधिकार से सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, तो अनुच्छेद 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उससे सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। और यही कारण है कि अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखें, संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3, मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा अनुच्छेद 21। और याद रखेंगे, अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। बाकी के मौलिक अधिकार जो हैं वो समाप्त हो सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर। अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। याद रखें, इसी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत वर्ष 2017 में, ठीक है ना, इसी में आपका वर्ष 2017, ठीक है, वर्ष 2017 में निजता का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार, समझ रहे हैं? राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? तो अनुच्छेद 21। समझ आया? और आप एक चीज देखें, चूंकि ऐसा लगता है कि गरिमापूर्ण जीवन पढ़ने लिखने से हो सकता है, इसलिए अनुच्छेद 21 में ही 86वें संविधान संशोधन 2002 से एक नया आर्टिकल 21 क जोड़ा गया, 21A। और 21 क में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। ये आर्टिकल 21 में आपको इतनी बातें याद रखना, याद रहेगा? चलो, कोई डाउट?